हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरिजीत कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल A1 पुलिस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि हम आज 8वां वीडियो लेकर के आए हैं इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित, और आज हम जो भी पॉइंट्स वगैरह थोड़ा बहुत पीछे छूट गया था, क्योंकि लगातार जब हम पढ़ाते रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ क्वेश्चन छूट जाता है, क्योंकि मैं तो पूरे किताब को देख देख करके तो पढ़ाता नहीं हूँ। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि 2, 4, 5 वीडियो जब अपलोड हो तो उसके बाद एक वीडियो में हम फिर से उन पॉइंट को जो छूट जाता है थोड़ा बहुत उसे हम मेंटेन करते चलें। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले आपको 10 मिनट वही सब पॉइंट पर चर्चा करेंगे, और उसे हम जो पीछे कुछ पॉइंट्स छूटा हुआ था उन सभी को हम मेंटेन करेंगे, और तब जाकर फिर समय बचा तो फिर हम आगे के पॉइंट्स की तरफ और बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के बिना देर किए हुए आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। और आज जो कल हम आपको पिछले वीडियो में जो प्रादेशिक जल सीमा के बारे में हम चर्चा किए थे, 2-4 पॉइंट उसी पर फिर से आज हम चर्चा कर लेते हैं ताकि फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए देखिए, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे बाबू कि सामुद्रिक मील को ही नॉटिकल मील कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि कभी कभी प्रश्न क्या है कि आपको सामुद्रिक मील की दूरी ना दे करके आपको किलोमीटर में दे दिया जाता है। ठीक है, तो उससे संबंधित मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जिस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। देखिए, जैसे में हम लिख रहे हैं, हम लिखते हैं 1 सामुद्रिक मील। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 सामुद्रिक मील, ये बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। 1 सामुद्रिक मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि बार बार हम लोग दूरी को किलोमीटर पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, फिर तो देखिए, हमने चर्चा किया था कि भारत का जो प्रादेशिक सीमा है, ध्यान रखिएगा, कल हम इस पॉइंट को आपको बताए थे। भारत का जो प्रादेशिक सीमा है बउआ, वो कितना है? 12 समुद्री मील तक है। ये हम कल भी आपको लिखाए थे, है ना, 12 समुद्री मील तक है। ठीक है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो 12 समुद्री मील है बाबू, इसमें यदि किलोमीटर में दिया हुआ रहेगा तो लिखा रहेगा 21.9 किलोमीटर। ठीक है, 21.9 किलोमीटर या लगभग 22 किलोमीटर के आसपास लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि 1 सामुद्रिक मील बराबर 1.8 किलोमीटर। यदि इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1800 मीटर के लगभग होगा। ठीक है, और हमारा जो भारत का प्रादेशिक सीमा है, कल हम चर्चा किए थे 12 सामुद्रिक मील तक है ना। अधिक किलोमीटर में पूछेगा तो 21.9 किलोमीटर के आसपास ये आएगा। ठीक है, चलिए अब यहां से थोड़ा और चलते हैं, कुछ और पॉइंट छूटा हुआ था। देखिए, एक पॉइंट इस पर हम चर्चा कर लिए, फिर देखिए चर्चा करते हैं। पीछे हम आपको बताए थे बाबू, मैकमोहन रेखा के बारे में चर्चा किए थे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि मैकमोहन रेखा जो है बउआ, वो भारत और चीन के मध्य है ना। देखिए, मैं पिछला वीडियो में आपको बता चुका था, मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के मध्य है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी ये देता है कि मैकमोहन रेखा भारत के किस राज्य और चीन के मध्य है। ये प्रश्न है। क्यों? क्योंकि चाइना के साथ जो बउआ भारत का टोटली सीमा को देखा जाए तो टोटल सीमा तो 3488 किलोमीटर का है ना। अब 3488 किलोमीटर का है, तो क्या ये सारे को हम मैकमोहन रेखा कहेंगे? इस प्रश्न पर जरूर ध्यान देना है। तो बाबू 3488 किलोमीटर नहीं है, बल्कि ये मैकमोहन रेखा है वो भारत और अरुणाचल प्रदेश के, चीन और अरुणाचल प्रदेश के मध्य है। ध्यान रखिएगा, चीन और अरुणाचल प्रदेश के मध्य है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, हमारी बात समझ में आ रही है? यानी कि यदि भारत का राज्य पूछे, ऐसे तो सामान्यतः यही बात पूछा जाता है कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के मध्य है, तो भारत और चीन के मध्य है। ठीक है, लेकिन यदि पूछेगा कि मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ी और आगे बढ़ते हैं, कुछ और चर्चा करते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया? फिर देखिए, एक पॉइंट और मैं बताता हूं। जैसे देखिए, भारत का एक प्रश्न आता है कुल सीमा। ध्यान रखिएगा, कुल सीमा की लंबाई, ये भी प्रश्न देखिए हम पीछे आपको नहीं बता पाए थे। ठीक है, कुल सीमा की लंबाई, ये प्रश्न आता है।
देखिए तो इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं कि गलती कर देते हैं। गलती कहाँ कर देते हैं, वो स्थल सीमा की लंबाई को अटेम्प्ट करके चले जाते हैं। हमारी बात समझ में आ रही है। यानी कि भारत का जो स्थल सीमा की बाबू कुल लंबाई है, सभी लोग जानते हैं 15,200 किलोमीटर है। अब भारत के तटीय सीमा की कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, तो हम आपको बताना चाहते हैं, लेकिन कुल सीमा की लंबाई पूछे बउआ तो इसमें केवल ऐसे नहीं लिखना है, इसमें सीधे लिखना है, दोनों को मिलाना है। यानी कि इसमें जो कुल सीमा में स्थल सीमा, ध्यान रखिएगा, स्थल सीमा प्लस तटीय सीमा। हमारी बात समझ में आ रही है, दोनों आएगा, समझ में आ गया, और दोनों को मिला करके जो बनेगा वो कुल सीमा की लंबाई होगा। ठीक है, तो देखिए स्थल सीमा की जो लंबाई था वो 15,200 किलोमीटर था। कितना था, 15,200 किलोमीटर। और तटीय सीमा की कुल लंबाई था 7516.6 किलोमीटर था। हमारी बात समझ में आ रही है। तब हम लिख सकते हैं कि भारत की कुल जो सीमा की लंबाई दोनों को मिला देंगे, 15,200 किलोमीटर प्लस 7516.6 किलोमीटर, तब ये निकल के आएगा 22,716.6 किलोमीटर। हमारी बात समझ में आ रही है। देखिए इस पॉइंट को बड़ा बारीकी से ध्यान देना है। क्यों, इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि लोग ज्यादा क्या करते हैं, जैसे ही कुल सीमा पूछता है तो लोग 15,200 किलोमीटर अटेम्प्ट करके चले जाते हैं, जो कि क्या हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि कुल सीमा का मतलब हुआ तटीय सीमा प्लस स्थल सीमा। स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर, तटीय सीमा देखिए 7,516.6 किलोमीटर। तो कुल सीमा दोनों को मिला देंगे तो 22,716.6 किलोमीटर होगा। ये राइट आंसर होगा, ना कि ये या ये होगा, क्योंकि ये तटीय, ये पूरा स्थल सीमा है, ये तटीय सीमा है। हमारी बात कुछ समझ में आई। तो ये सारे पॉइंट्स जो काफी इंपॉर्टेंट था। फिर देखिए कुछ और निकालते। देखिए हमने बताया कि जो सबसे लंबी तट रेखा है, हमारी बात समझ में आ रही है, सबसे लंबी तट रेखा भारत के गुजरात राज्य की है। हर कोई जानते हैं, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन इसी क्वेश्चन में यदि पूछ दे कि भैया गुजरात राज्य की तो बड़े राज्यों में आता है, लेकिन यदि केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा कर दे कि सबसे लंबी तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे केंद्र शासित प्रदेश वाला सबसे लंबी तटीय सीमा और सबसे छोटी तटीय सीमा, ये दोनों को काफी जानना इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इस पर भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहां से, क्योंकि आज का ये क्लास विविध टाइप का लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए भारत में कहता है केंद्र शासित प्रदेश का तटीय सीमा। देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं केंद्र शासित प्रदेश का तटीय सीमा। हमारी बात समझ में आ रही है, केंद्र शासित प्रदेश का तटीय सीमा। ध्यान रखिए, सबसे लंबी यदि तटीय सीमा की बात करेगा बउआ तो इसमें से प्रश्न आएगा कि सबसे लंबी तटीय सीमा है अंडमान निकोबार का। ध्यान रखिएगा, किसका है, अंडमान निकोबार का। ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। तो जाहिर सी बात है जब सबसे लंबा है तो अंडमान निकोबार का, तो जिस तरीका से हम पढ़े थे गुजरात का 1663 किलोमीटर का जो तटीय सीमा है, उसमें से अब अंडमान निकोबार है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश में तटीय सीमा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी लंबाई कितनी है। देखिए इसकी लंबाई तटीय सीमा का देगा 1962 किलोमीटर। कितना देता है, 1962 किलोमीटर। ये पूरे अंडमान निकोबार की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, देखिए फिर एक प्रश्न और यहां देखिए मैं बताता हूं। तो सबसे छोटी केंद्र शासित प्रदेश में तटीय सीमा किसका होगा। हमारी बात समझ में आ रही है, सबसे छोटी है बउआ पांडिचेरी, या जिसको पुद्दुचेरी भी कहा जाता है। ठीक है, पांडिचेरी का है बउआ, और पांडिचेरी का जो तटीय सीमा है मात्र 30 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, कितना है, मात्र 30 किलोमीटर का। तो देखिए राज्य की बात में तो सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला राज्य जो हो जाता है बउआ तटरेखा वाला राज्य गुजरात, सबसे छोटा गोवा। मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। इसमें क्या है, यदि केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा करें तो सबसे लंबी तटीय सीमा अंडमान निकोबार का है जो 1962 किलोमीटर है, और सबसे छोटी जो तटीय सीमा है वो पांडिचेरी या पुद्दुचेरी का है, मात्र कितना है, 30 किलोमीटर का है। ठीक है, चलिए तो यहां तक आप समझ गए होंगे। फिर यहाँ एक आध पॉइंट और मैं बताता हूं। देखिए इसमें क्या है, फिर बताते हैं। एक चर्चा आती है संकोश नदी का।
ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छा पॉइंट है। ये संकोश नदी बउआ कहता है असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य की सीमा का निर्धारण करता है। समझ में आ रहा, असम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। असम एंड अरुणाचल प्रदेश के मध्य के सीमा का निर्धारण करने वाला नदी कौन सा है? संकोश नदी है। हमारी बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये भी पॉइंट एक अच्छा पॉइंट है। क्यों? मैं सारे जहां तहां से पॉइंट को उठाए हैं, लेकिन ये पॉइंट पीछे नहीं हम बता पाए थे, तो सबको हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, एक और मैं पॉइंट यहां लिखता हूं। यहां प्रश्न आता भारत की आकृति, ध्यान रखिएगा, भारत की ज्यामितीय आकृति पूछता है कि भारत की ज्यामितीय आकृति कैसी है। ये प्रश्न आएगा तो भारत की ज्यामितीय आकृति जो है बउआ वो चतुष्फलकीय है। याद रखना, यह चतुष्कोणीय लिखल रहेगा, चतुष्कोणीय है। हमारी बात समझ में आ रही है? यानी 4 कोण वाला है, चतुष्कोणीय है, ऐसा प्रश्न आता है। ठीक है, तो देखिए कितना सारा हम पॉइंट आपको निकाल कर दिए। ये सारे पॉइंट आपको इसी टॉपिक सामान्य जानकारी में ही पढ़ना है, लेकिन ये सब छूटा हुआ था जिसको हम फिर से लिखे हैं। तो इन सब को आप धीरे धीरे नोट कराएंगे, नोट कराने के बाद फिर हम कुछ अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो लिखना शुरू कीजिए, लिखिएगा। जहां तक पॉइंट कल पिछले वीडियो में बना लिए थे उससे आगे फिर पॉइंट बनाइए और लिखना शुरू कीजिए। लिखिएगा, एक सामुद्रिक मील बराबर, एक सामुद्रिक मील, ऐसे लिखिए, एक सामुद्रिक मील, एक सामुद्रिक मील 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। एक सामुद्रिक मील 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है, 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। चलिए बढ़िया है, अब आगे लिखिएगा, फिर नीचे पॉइंट बनाइए, पॉइंट बना के लिखिएगा। लिखिएगा, भारत का प्रादेशिक सीमा, भारत का प्रादेशिक सीमा 12 समुद्री मील का है, 12 समुद्री मील का है, जो 12 समुद्री मील का है जो 21.9 किलोमीटर के बराबर है। 12 समुद्री मील का है जो 21.9 किलोमीटर के बराबर है, 21.9 किलोमीटर के बराबर है। चलिए ठीक है, ये पॉइंट लिखा गया। अब फिर आगे पॉइंट बनाइए, फिर लिखिएगा, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा चीन और, मैकमोहन रेखा चीन और भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य, मैकमोहन रेखा चीन और भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के मध्य स्थित है, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित है। चलिए हो गया। अब अगला पॉइंट में लिखिएगा, लिखिएगा, भारत के कुल सीमा की लंबाई, भारत के कुल सीमा की लंबाई, कुल सीमा की लंबाई 22,716.6 किलोमीटर, भारत की कुल सीमा की लंबाई 22,716.6 किलोमीटर है, 22,716.6 किलोमीटर है, जिसमें, फिर आगे उसी में लिखिएगा, जिसमें, जिसमें भारत के स्थल सीमा, जिसमें भारत के स्थल सीमा ब्रैकेट में लिखिएगा 15,200 किलोमीटर, जिसमें भारत के स्थल सीमा
ब्रैकेट में लिखिए 15,200 किलोमीटर, ठीक है, जिसमें भारत की स्थल सीमा तथा तटीय सीमा ब्रैकेट में लिखिएगा 7516.6 किलोमीटर तथा तटीय सीमा को भी शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए लिखा गया। अब आगे लिखिएगा भारत का सबसे लंबा तटीय रेखा, यहां रेखा लिख दीजिए। भारत का सबसे लंबा तटीय रेखा वाला केंद्रशासित प्रदेश, सबसे लंबा तटीय रेखा वाला केंद्रशासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। सबसे लंबा तटीय रेखा वाला केंद्रशासित प्रदेश अंडमान निकोबार है, जिसकी कुल लंबाई 1962 किलोमीटर का है, जिसकी कुल लंबाई 1962 किलोमीटर का है। चलिए ठीक है, फिर नीचे पॉइंट बनाइए, और लिखना शुरू कीजिए। लिखिएगा सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्रशासित प्रदेश, सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्रशासित प्रदेश, सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्रशासित प्रदेश, सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्रशासित प्रदेश पांडिचेरी है, जिसके तटरेखा की लंबाई मात्र 30 किलोमीटर का है, जिसके तटरेखा की लंबाई मात्र 30 किलोमीटर का है। चलिए हो गया, ये केंद्रशासित प्रदेश वाली बात हो गई। चलिए अब ये लिखिएगा संकोश नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य, संकोश नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाता है। संकोश नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाता है। चलिए हो गया, अच्छी बात है। चलिए अब ये पॉइंट लिखिएगा भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। चलिए लिखा गया। चलिए अब थोड़ी आगे बढ़ते हैं और इसे फिर कुछ और पॉइंट्स को हम समझने का कोशिश करते हैं। काफ़ी अच्छा सा ये सारा पॉइंट था जो कि पीछे छूट गया था, है ना। चलिए अब मैं इसे मिटा देता हूं और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट्स को लेते हैं और उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉइंट्स आपको हम निकाल करके देंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, हम केवल वही पॉइंट आपको निकाल कर दे रहे हैं जो आपके किताब में लिखा हुआ, कुछ लिखा हुआ, कुछ नहीं भी लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारे जानकारी में लगता है कि खास तौर से बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए ये सारे पॉइंट्स जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं ये सारे पॉइंट्स आपको निकाल करके दे रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए कुछ और पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक प्रश्न आता है, भारतीय उपमहाद्वीप का चर्चा करता है। ठीक है,
अब भारतीय उपमहाद्वीप, बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कितने देश आते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार ये पूछा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन सा देश आते हैं, ये भी प्रश्न होता है। ठीक है, चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला इस पॉइंट पर ध्यान देना है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत, हमारी बात समझ में आ रही है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत बउआ कहता कुल 5 देश आते हैं। हमारी बात समझ में आ रही है, कितने देश आते हैं? कुल 5 देश आते हैं। अब यहां से प्रश्न हम आगे निकालना शुरू करेंगे कि अब 5 देश आता है तो 5 देश कौन कौन है। हमारी बात समझ में आ रही है। मैं इसके लिए चलिए आपको सबसे एक कॉमन सेंस बताते हैं। केवल उन देशों को सम्मिलित कर लीजिए जो देश कहता है कि भारत के सीमा से क्या है, सटा हुआ है, जिसमें आपको क्या करना है, सीमा से सटल अफगानिस्तान भी है तो उसको हटा देना है, चीन भी है उसको नहीं लेना है, म्यांमार को भी नहीं लेना है, बाकी और जो भी देश है उसको आप भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं लिखता हूँ, इसके लिए पहले आपको एक ट्रिक लिख देता हूँ साधारण सा, जो कि आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि आपको कौन कौन सा देश आ सकता है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कितने देश हैं? 5 देश है। ठीक है, अब 5 देश को समझना है, समझ में आ रहा है। देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ट्रिक लिखता हूं। भारत भूपबानी, भूप मतलब राजा होता है, हमारी बात समझ में आ रही है। भारत भूपबानी या बाने कर देते हैं, हमारी बात समझ में आ रही है। भारत राजा बाने, ये हमारा कहने का सेंटेंस हुआ, तो ये भूप का मतलब राजा होता है। ठीक है, अब देखिए निकालते हैं। भारत से तो खुद एक भारत आ गया भारतीय उपमहाद्वीप में। अब इसमें से 2 गो निकलेगा, 2 गो निकलेगा। यहाँ भू से हो जाएगा भूटान, हमारी बात समझ में, प से हो जाएगा पाकिस्तान, हमारी बात समझ में आ रही है। भू से भूटान हो गया, प से पाकिस्तान हो गया। बाने है, इससे भी 2 गो निकलेगा। देखिए बा से निकल जाएगा बांग्लादेश, हमारी बात समझ में आ रही है। बा से बांग्लादेश निकल जाएगा और ने से नेपाल निकल जाएगा, और ने से क्या निकल जाएगा? नेपाल निकल जाएगा। देखिए कितनी आसानी से याद हो गया। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश हैं? 5 देश हैं। तो कंफ्यूजन को हटाने के लिए हमने ट्रिक बना दिया कि भारत भूप बाने, मतलब भूप मतलब भारत एक राजा बाने। ठीक है, तो भारत भूप बाने के मतलब हो गया, भू से भूटान हो गया, प से पाकिस्तान हो गया, बा से बांग्लादेश हो गया, ने से नेपाल हो गया। यही 5 देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए ये पॉइंट अच्छा था, ये पॉइंट हो गया। फिर आगे एक पॉइंट और मैं लेता हूं। एक प्रश्न आता है कि भारत जो है बउआ कितने डिग्री के बाद कहता भारत सिकुड़ना शुरू हो जाता है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय क्षेत्र मतलब निचला क्षेत्र की बात करेगा। देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कुछ नहीं, जैसे भारत देखिए यहाँ से सिकुड़ना शुरू हो रहा है और इधर भी देखिएगा तो नीचे में इस तरीका से सिकुड़ रहा है। यही हमारा क्या है? उपमहाद्वीपीय भारत है हमारे, जिसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो बउआ प्रश्न पूछता है कितने डिग्री अक्षांश के बाद, ध्यान रखिएगा, कितने डिग्री अक्षांश के बाद ये सिकुड़ना शुरू होता है, यानी कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कितने डिग्री अक्षांश के बाद ये मुड़ना शुरू हो जाता है। तो ये अक्षांश है बउआ 22 डिग्री के बाद। हमारी बात समझ में आ रही है? 22 डिग्री बउआ जो पूर्वी अक्षांश है उसके बाद से जो नीचे जैसे जैसे चले जाएंगे भारत सिकुड़ता चला जाता है। आप अपने मैप में इसको गौर से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो ये भी प्रश्न एक अच्छा सा था जो आपको समझना है। 22 डिग्री अक्षांश के बाद भारत सिकुड़ना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है, खास तौर से प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और चर्चा कर लेता हूं, और चर्चा कर लेते हैं। एक प्रश्न आता है बउआ कर्क रेखा से संबंधित, क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। हमारी बात समझ में आ रही है? चलिए अब कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में क्या करती है? बांटती है।
तो बाबू ये भी प्रश्न उठता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो ये बउआ 8 राज्य से होकर गुजरता है। कितने राज्य से होकर गुजरेगा? 8 राज्य से। कौन? कर्क रेखा। सभी को पता होना चाहिए कि कर्क रेखा किसको कहते हैं बउआ? तो 23.5 डिग्री, ध्यान रखना, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, ध्यान रखना, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है बउआ, उसी को कहा जाता है कर्क रेखा। और यही कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में क्या कर देती है? बांट देती है, जिसमें एक उत्तर भारत हो जाता है, एक दक्षिण भारत हो जाता है। हमारी बात समझ में आई? चलिए, तो इसमें से अब मैं 8 राज्य का नाम भी अभी आपको हम याद करवा देंगे, लेकिन पहले ये सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, क्योंकि उसका ट्रिक थोड़ा लंबा जाएगा 8 राज्य को याद करने में। ठीक है, चलिए, तो इस पॉइंट को आप नोट कीजिए, लिखिएगा, एक एक पॉइंट को नोट कराते चलते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल 5 देश आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल 5 देश आते हैं। वे 5 देश निम्नलिखित हैं। कुल 5 देश आते हैं, वे 5 देश निम्नलिखित हैं। वे 5 देश निम्नलिखित हैं। ठीक है, चलिए अब ट्रिक बनाइए। ट्रिक लिख लीजिए, क्योंकि यही आपको कंफ्यूजन में काम देगा। ट्रिक में लिखिएगा, भारत भूप बाने, भूप भूप, भारत भूप बाने, भारत भूप बाने, भूप का मतलब राजा होता है। चलिए, लिखा गया। तो भारत से भारत हो गया पहला देश, इसके नीचे एक लिख दीजिए। ठीक है, दूसरा पर भूटान कर लीजिए, भू से क्या हो जाएगा? भूटान लिखिए, प से पाकिस्तान लिखिए, है ना, बा से बांग्लादेश लिखिए, अन्य से नेपाल लिखिए। ठीक है, जिस तरीका से हम वेरीफाइड किए हैं, 1 2 3 4 5, यही 5 देश है बउआ जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट में ये वाला पॉइंट लिखिएगा, इसको लिखिएगा, भारत, भारत 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश, भारत 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से प्रायद्वीपीय क्षेत्र की ओर, भारत 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से प्रायद्वीपीय क्षेत्र की ओर सिकुड़ता चला जाता है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की ओर सिकुड़ता चला जाता है। चलिए, ये पॉइंट भी हो गया। अब इस पे आते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। लिखिएगा, कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत को, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, अब नीचे को नोट बनाइएगा, इसको भी नोट कर लीजिए। नीचे नोट बनाइएगा, NOTE लिख करके डैश दीजिएगा, नोट। ठीक है, नोट बनाइएगा, लिखिएगा, विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में खींची गई रेखा को, उत्तर में खींची गई अक्षांश रेखा को, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में खींची गई अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है।
23.5 डिग्री उत्तर में खींची गई अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये पॉइंट भी नोट हो गया। अब नीचे फिर पॉइंट बनाइए, लिखिएगा कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के, कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। वे 8 राज्य निम्न हैं। कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है, वे 8 राज्य निम्न हैं। ठीक है, अब देखिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही आसान से 8 राज्य के नाम आपको आसानी से याद हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत आसानी से हम आपको याद करवा देंगे। ठीक है, देखिए मैं उन 8 राज्य पर चर्चा करने वाला हूं। देखिए इसका एक सामान्य सा ट्रिक है जो आप बहुत आसानी से ट्रिक को भी याद कर लीजिएगा और सारे के सारे 8 राज्य का नाम क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। जैसे देखिए मैं यहाँ ट्रिक लिख रहा हूं, इसको गौर से देखिएगा। ठीक है, देखिए इसको कैसे याद करना है। इसका ट्रिक है बउआ, जो कहते हैं ना मित्र पर गमछा झार। ठीक है, बड़ा आसानी से याद हो जाएगा, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, देखिए ऐसे ही इसी में आपको 8 राज्य का नाम क्या है, छिपा हुआ है। देखिए मैं निकाल देता हूं, मी है, मी से देखिए क्या हो जाएगा बउआ, मिजोरम। ठीक है, त्र है, त्र से क्या हो जाएगा बउआ, त्रिपुरा। ठीक है, 2 गो निकल गया। प है, प से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। प से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। र है बाबू, र से हो जाएगा राजस्थान। र से क्या हो जाएगा, राजस्थान। ग है बाबू, ग से हो जाएगा गुजरात। ठीक है, म है बाबू, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, जिसको हम शॉर्ट में एमपी लिख सकते हैं। ठीक है, छ है, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है बउआ, झार से पूरे हो जाएगा झारखंड। झ से क्या हो जाएगा, झारखंड। देखिए तो 8 राज्य हुआ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखिए 7 और ये कितना 8। यही 8 राज्य है बाबू जिससे कहता है कर्क रेखा क्या होती है, गुजरती है। हमारी बात समझ में आई? यदि आपको दिख रहा है सही तरीका से तो आप इस ट्रिक को नीचे लिख करके वेरीफाई कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब भी यदि आपको कर्क रेखा से संबंधित राज्यों का नाम आएगा तो आप इसे आसानी से क्या कर सकेंगे, वेरीफाइड कर सकेंगे। ठीक है, चलिए यदि आप वैसे नहीं लिखना चाहते तो मैं एकाएक लिख लीजिए, मैं लिखवा भी देता हूं। सबसे पहले मिजोरम लिखिए, फिर त्रिपुरा लिखिए, फिर पश्चिम बंगाल लिखिए, फिर राजस्थान लिखिए, फिर गुजरात लिखिए, फिर मध्य प्रदेश लिखिए, फिर छत्तीसगढ़ लिखिए, फिर झारखंड लिखिए। चलिए हो गया। यही 8 राज्य है बउआ जिससे कहता है कि कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत को 2 बराबर भागों में क्या करती है, बांट देती है। चलिए तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो गया होगा। ठीक है, देखिए अब एक प्रश्न और मैं थोड़ी देर के लिए चर्चा करता हूं। चलिए तो ये ट्रिक आप लिख लिए है ना। चलिए मैं यहीं पे आपको चर्चा कर देता हूं। एक प्रश्न और हमें अच्छा सा याद आ गया है, देखिए मैं लिखता हूं। एक प्रश्न आता है बउआ, मरकट द्वीप, मरकट द्वीप ऐसे ही कुछ लिखा हुआ रहेगा, मरकट द्वीप, या इसी को इंग्लिश में लिखल रहेगा एमराल्ड आइलैंड। ये भी प्रश्न बड़ा अच्छा है, एमराल्ड आइलैंड। प्रश्न में ये आ चुका है, एमराल्ड आइलैंड या मरकट द्वीप किसे कहा जाता है बउआ, तो कुछ नहीं है, ये कहा जाता है अंडमान एंड निकोबार को। मैं यहाँ लिख रहा हूं, ये कहा जाता है किसको, अंडमान एंड निकोबार को। ऐसा नहीं है कि आपको कभी कभी आ जाता है मरकट द्वीप किसे कहा जाता है तो लोग कंफ्यूज आ जाते हैं, तो कंफ्यूज आ जाना नहीं है, मरकट द्वीप या एमराल्ड द्वीप, ये ए है जी,
एमराल्ड आइलैंड या मरकत द्वीप कहा जाता है अंडमान निकोबार को। ठीक है, चलिए तो ये प्रश्न आप नोट कर लीजिए। ट्रिक लिख लिए हैं तो उसके नीचे नोट कीजिएगा, लिखिएगा मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड, मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड अंडमान निकोबार को कहा जाता है। मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप को कहा जाता है। चलिए हो गया। अब मैं एक बार फिर से सारे को मिटा देता हूं और एक लास्ट में एक और पॉइंट मैं आपको चर्चा कर देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, मैं इसे मिटा रहा हूं और फिर आपको एक और पॉइंट पे चर्चा करते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। उसमें आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आपको देखने को मिल जाता है और लोग इसमें प्रश्न को गलती कर देते हैं। देखिए चर्चा आता है पांडिचेरी का, जिसको हम पुद्दुचेरी कहते हैं, है ना। एक केंद्र शासित प्रदेश हमारा है बउआ क्या, पांडिचेरी। आता है ना प्रश्न में बउआ। अब ये केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी है, बहुत अच्छा। तो प्रश्न पूछेगा कि बताइए पांडिचेरी में कुल कितने जिले हैं, ऐसे प्रश्न पूछा भी गया। तो बउआ पांडिचेरी में कुल 4 जिले हैं। ध्यान रखिएगा कितने जिले हैं, 4 जिले। अब प्रश्न है कि क्या ये चारों जिला है किसी एक राज्य के आसपास है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। या कभी कभी ये पूछ देता है 4 गो जिला का नाम दे देगा और प्रश्न में आपसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पांडिचेरी के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। तो आपको चारों को नाम याद होना चाहिए। या पूछ देगा कौन सा जिला किस राज्य के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न अच्छा है। ठीक है, देखिए मैं बताता हूं। इसमें 4 जिले हैं। वो 4 जिले कौन कौन सा है, तो देखिए सबसे पहला तो खुद पांडिचेरी एक है, जिसको पुद्दुचेरी भी कहा जाता है ना, पांडिचेरी। और इसका ये सबसे बड़ा जिला भी है। ठीक है, दूसरा में आ जाता है बउआ आपका कराईकल। क्या आता है बउआ, कराईकल। देखिए मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिएगा। तीसरा में कौन आएगा, तीसरा में आपका आ जाएगा माहे। ध्यान रखिएगा माहे। और चौथा में आपका आ जाएगा बउआ यमन। हमारी बात समझ में आ रही है। चलिए अब इस प्रश्न में आता है कि क्या ये चारों एक ही राज्य के हैं। अब देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, कराईकल और ये जो पांडिचेरी है बउआ ये तमिलनाडु में है। ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा सा प्रश्न और इंटरेस्टिंग है। ये कहाँ है, तमिलनाडु में। लेकिन यही यदि पूछ दे कि माहे कहाँ है, जबकि ये भी केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के अंतर्गत आता है। माहे बउआ ये केरल में है। ये कहाँ है, केरल में है। और यमन नदी पूछ दे ये कहाँ है बउआ, तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। अब आप खुद ही समझिए कि देखिए तो ये साला एक ही गो केंद्र शासित प्रदेश है, तो एक ही जगह सब होना चाहिए, है ना। नहीं बउआ, पांडिचेरी और कराईकल तमिलनाडु क्षेत्र पर है, माहे केरल क्षेत्र पर है, और आंध्र प्रदेश के एरिया में क्या है, यमन है। हमारी बात समझ में आ रही है। तो इस प्रश्न को थोड़ा आप गौर से देखिए, इसमें काफी ज्यादा आपको कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए यनम या यमन वही लिखाता है, कहीं कहीं यनम भी लिखा हुआ रहता है। चलिए देखिए, तो देखिए अब इसमें प्रश्न कैसे है। देखिए मैं यहाँ पे एक और आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। देखिए कहाँ कहाँ है। सबसे पहले देखिए कराईकल, और ये लगभग इसी एरिया में आ जाएगा, तमिलनाडु वाला एरिया में। ठीक है, लेकिन माहे जो है वो केरल है, तमिलनाडु से ऊपर है। इस एरिया में क्या है, माहे है। और यहाँ देखिए यनम या यमन जो है, सॉरी यनम है ये बाबू, यनम कर दीजिए, यनम है। अब यनम जो है बउआ आंध्र प्रदेश वाला इस एरिया में आके, देखिए कैसे कंफ्यूजन आपको डाल देगा, जो समझिए। अब आप समझिए तो बउआ इस साइड केरल वाला एरिया में तो हमारा क्या है, अरब सागर है। ध्यान रखिएगा क्या है, अरब सागर है। जबकि आंध्र प्रदेश वाला एरिया में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। हमारी बात समझ में आ रही है, बंगाल की खाड़ी है। तो देखिए एक ही केंद्र शासित प्रदेश के 2 जिले, एक बंगाल की खाड़ी में है और एक क्या है, अरब सागर में। कितना कंफ्यूजन वाली बात है।
तो इसीलिए इसके बारे में आपके पास जानकारी होना क्या है, जरूरी है। चलिए इसको नोट में लिखिएगा, नीचे लिखिएगा केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के अंतर्गत, केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के अंतर्गत कुल 4 जिले हैं। पांडिचेरी के अंतर्गत कुल 4 जिले हैं और वह 4 जिला अलग अलग राज्यों से संबंधित है, और वह 4 जिला अलग अलग राज्यों से संबंधित है, अलग अलग राज्यों से संबंधित है। हो गया। चलिए अब लिखिएगा, पहला लिखिए पांडिचेरी, पहले चारों का नाम लिख लीजिए, पांडिचेरी। दूसरा लिखिए कराईकल, पांडिचेरी। दूसरा लिखिए कराईकल। तीसरा लिखिए माहे, माहे। और चौथा लिखिए यनम, 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 यनम। चलिए लिखा गया। अब फिर नीचे पॉइंट बनाइए, लिखिएगा पांडिचेरी और कराईकल पांडिचेरी और कराईकल तमिलनाडु के अंतर्गत आते हैं, तमिलनाडु के अंतर्गत आता है, तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। पांडिचेरी और कराईकल तमिलनाडु के अंतर्गत आता है, जबकि माहे केरल के अंतर्गत, जबकि माहे केरल के अंतर्गत, और यनम आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है, और यनम आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है। चलिए तो इसमें एक पॉइंट और भी बनेगा कि बउआ माहे है जो अरब सागर में स्थित है, जबकि आपका यनम है वो आंध्र प्रदेश यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो अपने तरफ से ये पॉइंट्स भी बना लीजिएगा। ठीक है। चलिए तो आज के वीडियो में हम काफी अच्छे से डिस्कशन किए, कुछ पॉइंट जो छूट गया था वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, और कुछ आगे के पॉइंट भी हम आपको बताए, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में भी चर्चा की। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट दर्रे से संबंधित हम वीडियो लाने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।